नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने धान का बिचड़ा डाल दिया है, अभी उनका बिचड़ा बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय बिचड़ा में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो धान के बिचड़ा में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नब रॉय। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो 90% जो इलाका है उसमें रोपाई विधि से धान लगाया जाता है और रोपाई विधि के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत है कि उसका नर्सरी यानी कि बिचड़ा लगाना और बिचड़ा का प्रबंधन, नर्सरी का प्रबंधन करना। तो नर्सरी प्रबंधन के लिए सबसे अहम कुछ मुख्य बिंदु है। आप जो किसान भाई अभी बिचड़ा लगा दिए हैं, ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो उसको एक दो चीज़ ध्यान रखना है। जैसे उसमें पानी की अगर सूख रहा है तो उसमें पानी का प्रबंधन तो करना ही चाहिए, ये तो नया कुछ नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे पानी जमाव है उसको भी देखना चाहिए। मान लीजिए कभी एक रात में अचानक बारिश हो गई, जो आजकल अभी हो रहा है, अभी अचानक बारिश हो गया तो थोड़ा बिचड़ा डूब गया, तो उसको तुरंत निकालना चाहिए। नर्सरी में 2 से 3 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। बीज बुआई के 15 दिन बाद नर्सरी से मजदूरों की सहायता से खरपतवारों को निकलवाएं। और उसी स्थिति में अगर थोड़ा बिचड़ा पीला दिखे तो पानी निकलने के बाद हमको 2% यूरिया का सॉल्यूशन का घोल बना के हमको उसको स्प्रे कर देना चाहिए। और लेकिन अगर ये भी ध्यान रखना है स्प्रे करते टाइम कि जो बिचड़ा है एकदम बहुत नाजुक ना हो, मतलब कम से कम वो 15 दिन का बिचड़ा, कम से कम 10 से 15 दिन का बिचड़ा हो, इससे कम दिन का ना हो यूरिया स्प्रे करते वक्त, नहीं तो वो यूरिया से वो जल भी सकता है। और जो बिचड़ा में और कुछ एक चीज़ होता है कि जिंक की कमी, जिंक सल्फेट की कमी होती है। जिंक की कमी जो हमारा देखते हैं कि पत्ता में पीला पीला दरार जैसा दिखता है, वो दरार पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमारा बिचड़ा लगाने के पहले हमको जिंक सल्फेट 25 kg पर हेक्टर के अनुसार, अब जितना बिचड़ा का जो वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से उसको हमको देना चाहिए। उसका जो रेट है कि 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 25 kg जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, खैरा रोग से बचाव हेतु 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया 2.5 किलोग्राम चूने के साथ मिलाकर 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पहला छिड़काव 10 दिन बाद करें तथा दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद करना चाहिए। और इसके बाद आता है कि बिचड़ा में कीट प्रबंधन। कीट हमको देखते हैं कि कई तरह का कीट हमारा बिचड़ा में लग सकता है, जो पत्ता चूस के खाता है। ये सब के लिए हमको ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक सिंपल सा दवाई है जो क्लोरोपाइरीफॉस है। क्लोरोपाइरीफॉस जो बाज़ार में सब जगह उपलब्ध है, हमको 2 ml प्रति लीटर में मिला के हम अगर बिचड़ा में डाल देंगे तो हर तरह का मोटा मोटी कीट हमारा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बिचड़ा लगाने के वक्त एक दो चीज़ किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि बिचड़ा बहुत ज़्यादा घना ना हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घना हो जाए, उसमें हवा ना चले, तो उसमें जो नीचे गलने वाली बीमारी का समस्या हो सकता है। और गलने वाली बीमारी का अगर हो जाए तो हमको बिचड़ा ख़राब हो जाएगा और हम उसको रोपेंगे भी, वो तुरंत गल के वो मर जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घना बिचड़ा भी नहीं होना चाहिए, इसमें ध्यान दें। और अगर खाद की प्रबंधन की बात करें तो जो किसान भाई ऑलरेडी अभी बिचड़ा लगा दिए हैं उसके लिए हम कह रहे हैं कि खाद की अगर बात किया जाए तो प्रति 100 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है, प्रति 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 2 kg यूरिया, 2 kg DAP और 1 kg पोटाश ज़रूर दें। और 10 से 15 दिन बाद अगर लगे कि बिचड़ा फिर से पीला हो रहा है तो और 1 kg यूरिया प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में दे दें। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि हमारा अगर सही तरीक़ा से बिचड़ा तैयार किया जाए तो करीब 20 से 25 दिन के अंदर हमारा करीब बिचड़ा रोपने के लिए हमारा तैयार हो जाता है। आप हम देख सकते हैं हमारे पीछे जो बिचड़ा लगा हुआ है ये करीब और 5-7 दिन में हमारा रोपने लायक हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए अगर बिचड़ा का नर्सरी का मैनेजमेंट करें तो किसान भाई अच्छा पौधा उसको मिलेगा रोपने के लिए, जो तुरंत जड़ को पकड़ के अच्छा पैदावार देंगे।
किसान भाइयों, राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं और बदलते मौसम के साथ मछलियों की खुराक में परिवर्तन होता रहता है, जिसके बारे में अधिकतर मछली पालकों को सही जानकारी नहीं होती, जिससे मछलियों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। इसलिए मछलियों को कब और कितनी मात्रा में आहार देना है, इस बारे में जानकारी दे रही है कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की विषय विशेषज्ञ इप्सिता विश्वास। मनुष्य की तरह मछलियों को भी पौष्टिक आहार की सख्त जरूरत है। अभी देखा गया है रिपोर्ट से कि बिना आहार की मछली 240 से 270 दिन के अंदर 650 से 800 ग्राम तक ग्रोथ होता है, परंतु अगर हम लोग आहार देते हैं तो वो ग्रो करके 1 से 1.5 किलो तक हो जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि आहार की महत्व कितनी है। और ये पौष्टिक आहार तभी मिलता है जब आप वो विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा एवं अनुपात सही रहता है, जैसे कि 15 से 30% कार्बोहाइड्रेट, 30 से 40% प्रोटीन, 5 से 7% वसा और 1 से 2% विटामिन मिनरल मिक्सचर रहना चाहिए। ये जो अनुपात मैं आपको बताई हूँ ये ज़्यादातर कार्प मछलियों के लिए ही है। ये प्रजाति के साथ साथ डिफर हो जाता है। जैसे अगर कैटफिश, मागुर या सिंगी हो तो प्रोटीन का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा बढ़ के वो 40 से 45% तक हो जाता है। और फिश के साइज़ के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे वो प्रोर या फिर प्रजनक मछली हो तो उसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अंगुलिका से थोड़ा कम चाहिए। अंगुलिका के टाइम में उसका ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आहार, मछली के आहार फिलहाल हम लोग 2 तरह की होती है, जैसे कि एक है प्राकृतिक आहार और दूसरा है कृत्रिम आहार। प्राकृतिक आहार तालाब में बन जाती है जब हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 टन तक गोबर, 300 किलोग्राम तक यूरिया और SSP जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 kg प्रति हेक्टेयर के बारे में मैं बता रही हूँ। ये डालने के बाद हम लोग देखते हैं कि पानी का रंग थोड़ा हरा होता है क्योंकि उसमें प्लैंकटन की ग्रोथ होती है। तो खाद ये 2 ही प्लवक है, एक है जंतु प्लवक और एक होते हैं वनस्पति प्लवक। मछली का पहले आहार यही प्लवक होते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा छोटा रहती है और इसी के कारण ये सूक्ष्म जो जीव होते हैं ये मछलियों के लिए बहुत ही बेहतर है क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत सही होता है नर्सरी तालाब के लिए। जब ये 3 दिन के बाद मछली पहले यही आहार लेती है और यही उसकी मुख्य आहार होते हैं। अब आ जाते हैं कृत्रिम आहार के ऊपर। कृत्रिम आहार मतलब जिसको हम लोग परिपूरक आहार नहीं तो सप्लीमेंट्री फीड बुला सकते हैं। इस आहार बनाने के लिए हम लोग के चावल की भूसी या फिर आटे के चोकर या उसके साथ मूंगफली या मूंगफली की खल्ली, मूंगफली के साथ साथ अब सरसों नहीं तो सोयाबीन की खल्ली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल के साथ आपको याद रखना चाहिए कि 4 से 5% मिनिमम नहीं तो 1 से 2% आपको विटामिन मिनरल मिक्सचर की जरूरत है। किसान भाइयों, यदि 100 किलोग्राम मछली का आहार बनाना है तो उसमें चावल का कना 45%, सरसों की खली 45%, हड्डी का चूरा 6%, खनिज लवण 2% और नमक 2% को लेकर मिश्रण बनाएं और पानी को गीला करके जूट या प्लास्टिक में छेद कर तालाब में डालें। याद रहे, मछलियों को आहार सुबह के समय देना उचित रहता है। इसी तरह आप उसको पूरा एक आटे की तरह गूंथ लीजिए और आटे की तरह गूंथने के बाद उसको आप गुटिकाएं बना सकते हैं जो उसको बोलते हैं पिलेटेड फीड्स, नहीं तो उसको डेला बना के गोला करके छोटा छोटा डेला बना के आप उसको एक बोरा में डाल के या प्लास्टिक बोरा नहीं तो फीडिंग ट्रे ये सब में डाल के आप पोखर में दे सकते हैं। आहार के तरीके बहुत डिफरेंट टाइप की होती है तो डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉन्ड में आहार दे रहे हैं। अगर नर्सरी तालाब में आहार दे रहे तो जो कृत्रिम जो आपके आहार है उसको आप पाउडर मतलब महीन करके वो आप पूरे पॉन्ड में छिड़क सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जो नर्सरी पॉन्ड में जो स्पॉन से फ्राई जो छोटा छोटा मछली होता है उसके मुंह का साइज भी बहुत छोटा रहता है और इसी के कारण जो वो पाउडर है वो आसानी से वो उसके अंदर आ जाता है। अगर वही आपका बड़ा बड़ा ढेला अगर आप लगाते हैं नर्सरी तो वो नहीं खा पाता है और ग्रोथ भी नहीं होता है और आपके जो खाना भी है वो भी पचन हो जाता है जिसके कारण पानी का गुणवत्ता भी खराब स्थिति में आ सकता है। वैसे ही जब फ्राई से फिंगरलिंग होता है तब उसका
उसका जो है वो स्पॉन से फ्राई का जो खाना है उससे थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए साइज़। तो साइज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है मछली के ग्रोथ के लिए। खाने के टाइमिंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सुबह और शाम 2 टाइम खाना दीजिए, और खाने की मात्रा भी जानकारी लेना चाहिए, जैसे मछली के ओजन का 3 से 5%। तो 3 से 5% से ज़्यादा कभी भी खाना देना नहीं चाहिए। वैसे जब आप प्रजनक मछली को खाना देते हैं वो 45 दिन पहले वो खाना को हम सीफा ब्रूड बोलकर एक डाइट फीड आ रहे हैं मार्केट में, तो वो सीफा ब्रूड आप दे सकते हैं, जिसके कारण आपके जो फिकंडिटी है वो रेट जो मतलब अंडा देने की क्षमता वो 80% तक हो जाता है, और जो स्पॉन का जो सर्वाइवलिटी है वो भी 60 से 65%, जो कि बहुत ही अच्छा है, और ऐसे ही आपका लाभ भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन इन पशुओं में कई तरह की समस्याएं देखी जाती हैं, जिसके कारण पशुपालकों को भारी नुकसान होता है, और समस्याओं में पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा की भी एक गंभीर समस्या देखी जाती है। तो ये समस्या क्यों आती है और क्या है इसका समाधान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुभाष कछवा। आज जो चर्चा का विषय है कि पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा जो कि बहुत बड़ी समस्या है। आज किसान भाइयों ने क्या है कि वो जो अंग्रेजी नस्ल HF और क्रॉस ब्रेड पशुओं का चलन बढ़ गया है। इन पशुओं को किसान भाई रख तो रहे हैं, मगर उस स्तर का खान पान से संबंधित नहीं कर रहे हैं। अपने यहाँ पे परिपाटी ये है कि जो पशु को उत्पादन नहीं दे रहा है, उत्पादन से मेरा तात्पर्य ये है कि दूध नहीं दे रहा है तो बाटा नहीं देता है, तो जो उसके पेट में बच्चा होता है उस बच्चे को ग्रोथ के लिए, उसको बड़ा होने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो ऊर्जा अब उसके शरीर में जितना भी फैट जमा होता है उससे ले लेता है। तो उस स्टेज में ये सारा फैट गड़ के उसको पशु के जो बच्चा है पेट में उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ब्याते ही उसमें उत्पादन, दूध का उत्पादन का लोड बढ़ जाता है। मगर अपने यहाँ पे ये रिवाज है कि जब पशु ब्याह गया है तो उसको बाटा पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया, जब बाजरा दिया जाता है वो भी 1-1.5 किलो, तो उसके उत्पादन उस लेवल का नहीं होता है। उस लेवल का नहीं होता है तो जो जितना भी बॉडी में फैट है वो गड़ के एक कीटोन बॉडी बनती है। आदमी में जो डायबिटीज होती है ना, इस तरह की ये उससे मिलती जुलती एक बीमारी होती है कि इसको कीटोसिस बोलते हैं। तो ये कीटोसिस बीमारी में क्या है कि उसके दूध में स्मेल आ जाती है। तो फार्मर किसान आदमी चिकित्सक के पास जाता है तो कहता साहब पशु ब्यायो तो ठीक है, मगर साहब बाटो नहीं खा रहे हो। बाटा नहीं खा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कीटोसिस एक तरह की बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है, जिसमें 25 से 30% तो उत्पादन क्षमता पे प्रभाव पड़ा। बाटा बिल्कुल ही लेना बंद कर, धीरे धीरे चारा भी छोड़ देती है। तो ये धीरे धीरे करके ये बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसके साथ साथ ही कुछ बीमारियां और आती है ब्याने के बाद। ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण है कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के बाद। तो दूसरी है कि आपने बाकड़ी स्टेज में चारा बाटा प्रॉपर नहीं दिया तो जड़ अटकने की संभावना भी बढ़ जाती है, आपको जहर भाव की संभावना भी बढ़ जाती है, और आपके पशु तंदुरुस्त नहीं है, हष्ट पुष्ट नहीं है तो बैठ भी जावे, जिन्हें आप देसी भाषा में ढोड़े पड़नों का। ये ढोड़ा वोड़ा कुछ नहीं, उसके शरीर में ऊर्जा की कमी है। अब इन सारी बीमारियां जो 4-5 ब्याने के बाद में, इसको विंडो ऑफ डिजीज कहते हैं। इस पीरियड में अधिकतर जो पशुओं की जो बीमारियां आती है इसी पीरियड में आती है, या तो ब्याने के तुरंत बाद या ब्याने से पहले। ब्याने से पहले आर की समस्या आ गई, ये भी ऊर्जा से संबंधित है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुपालन करते हैं और इस व्यवसाय में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ वही पशुपालक ले पाते हैं जो समय रहते सही ढंग से पशुपालन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा की समस्या के बारे में, जिसके कारण पशु खाना पीना कम कर देता है, कमजोर हो जाता है, इससे मिलने वाला दूध कम हो जाता है, जिससे पशुपालक को हानि उठानी पड़ती है। और इस नुकसान से बचने के लिए पशुपालक कैसे जांचे पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा को, वह इस प्रकार से है। दूसरा, इस बीमारी का पहचान, एक तो आप चारा बाटा
कम कर देती। दूसरा इसमें एक छोटा मोटा आजकल किसान भाइयों कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम किसान भाइयों को टेस्ट करना सिखा देते हैं। फिर पेशाब लिया, 2 बूंद पेशाब लिया, 1 चिमटी उसमें रोदराज पाउडर डाल दिया, यदि गुलाबी कलर हो जाता तो वो पशु का पेशाब गुलाबी कलर हो गया तो वो कीटोसिस से ग्रसित है। कीटोसिस सामान्य बीमारी नहीं है, इसका धीरे धीरे प्रभाव, क्योंकि चारा पाठा भी धीरे धीरे छोड़ता है, तो पशुपालक भाई ज़्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं है। पशुपालक बंधुओं, आपके पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा की गंभीर समस्या न हो, इससे बचाव के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो दूध, जिनका दूध अच्छा होता है, वैसे तो सारे पशुओं को 1 से 1.5 किलो पर आप संतुलित पशु आहार दो। बाकड़ी अवस्था में, ड्राई पीरियड में आपको गुड़ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और आपको प्रोटीन रिच डाइट जैसे खड़ी वगैरह है उसको कम कर देना या नहीं देना चाहिए। जो पशु आपके 10 लीटर या 10 लीटर से ज़्यादा क्रॉस ब्रेड है, उनको आप 1.5 से 2 किलो कम से कम संतुलित पशु आहार जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है उनको ज़रूर देना चाहिए। ये क्या करेंगे कि आपके पशुओं के शरीर में जो संचित ऊर्जा है उसको बरकरार रखेंगे और जैसा ही पशु ब्याएगा आप 10 किलो वाले से वापस 10-11 किलो दूध ले सकते हैं। तो यही आज मैं पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, अच्छे पशु जो इनकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है उनके खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि ब्याने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन दे सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव तेजपुर, जिला समस्तीपुर के धर्मेंद्र पांडेय ने। आपने हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब आपकी हल्दी की फसल की 3-4 पत्ती में आ जाती है तो उस टाइम में आप एक बार निदाई गुड़ाई कर लें और निदाई गुड़ाई करने के बाद मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि उसमें एक मिट्टी चढ़ाने से एक तो फसल में मजबूती आएगी और अगर कहीं हवा चलती है तो जो है फसल गिरेगा नहीं और फसल की जो है बढ़वार भी अच्छी रहेगी और हरियालीपन भी अच्छा रहेगा। और इसको मल्चिंग यानी झपनी कर दे। झपनी किस चीज़ से करेंगे, ये आप जो है जैसे आपके पास अगर लार हो तो लार या फिर किसी चीज़ की पत्ती हो तो पत्ती से भी आप कर सकते हैं, या अगर आप बागवानी फसलों में के बीच में कर रहे हैं तो आप पत्ती को तोड़ करके और उसको जो है सरा करके ऊपर डाल सकते हैं। उर्वरक प्रबंधन में आप बची हुई जो हमारी 80 किलो जो है नाइट्रोजन है, नत्रजन है, उसको 2 भागों में करेंगे। 40 केजी जो है वो 40 से 50 दिन का, जब बुआई के 40 से 50 दिन बाद करेंगे और उस टाइम में मिला करके और निदाई गुड़ाई करेंगे। निदाई गुड़ाई करने से आपको फसल में ये फायदा होगा कि जो है खरपतवार की संख्या कम हो जाएगी और जो अवशेष मात्रा हमारे पास जो नत्रजन के बचेंगे उसको हम 80 से 85 दिन बाद जो है खेतों में डालेंगे और उसके बाद जो है मिट्टी चढ़ाएंगे। इससे फायदे क्या होंगे कि जो भी कंद जो है वो डेवलप जल्दी होंगे। उसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। जो हल्दी में देखा गया है कि खरपतवार नियंत्रण 3 से 3 बार कम से कम होना चाहिए। पहली जो होनी चाहिए बुआई के 30 से 40 दिन के बीच में होनी चाहिए। दूसरी जो है उसके 1 माह अंतराल के बाद यानी 70 से 80 दिन के बीच में होनी चाहिए। किसान भाई हल्दी में अगर सिंचाई की बात करते हैं तो देखिए इसमें सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हल्दी है अगर आपका पानी जो अगर ज़्यादा दिनों तक इसमें रह जाता है तो राइजोम की गलने की संभावना रहती है। तो इसमें सिंचाई कम से कम 3 से 4 बार जो है सिंचाई करें और अगर ज़रूरत पड़ने पर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो पानी का जो निकासी रहता है, अगर बरसात, ये क्योंकि बरसात की फसल है, अगर बरसात ज़्यादा होती है तो आप निकासी की पूर्णतः व्यवस्था रखें। जैसे कि अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में हल्दी की फसल में कुछ कीट एवं रोगों का प्रकोप अधिक होता है, तो इस समय हल्दी की फसल में कौन कौन से कीट तथा रोगों का प्रकोप होता है तथा इनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाए, इसकी समस्त जानकारी इस प्रकार से है।
देखा गया है कि बहुत सारे प्रकार के रोग भी आते हैं, तो जो मुख्यतः देखा गया है कि प्रकंद विगलन रोग, जिसके लिए 0.25% इंडोफिलियम 45 और 0.1% बेवस्टिन का घोल बनाकर आप 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं। जो रोग आता है पर्ण धब्बा एवं चित्ती रोग, इसके लिए भी आप जो है 0.25% इंडोफिलियम 45 और 0.1% बेवस्टिन का जो है घोल बनाकर छिड़काव कर, जरूरत पड़ने पर 15 दिन के बाद फिर आप ब्लैटॉक्स जो है 0.3% घोल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगर कीट की बात करें, इसमें थ्रिप्स का ज़्यादा जो है आता है प्रकोप, इसके लिए आप मैलाथियान 0.05% और कार्बेल 0.3% का जो है 15 दिन के अंतराल पर 2 बार जो है छिड़काव कर सकते हैं। समय रहता है 210 से 220 दिन के आसपास में आकर के ये आपको हल्दी की फसल तैयार होकर के आपके घर तक आप ले जा सकते। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041522155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।